कहानी शुरू होती है एक खानदान से जो समुंदर के बीच अपनी याट पर छुट्टियां गुजार रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक जूलिया को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, जबकि टॉम और बैन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। काफ़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफ़ी देर से नज़र नहीं आई। वो उसे ढूंढने पानी में जाता है और बिलाखिर उसे वापस याट तक ले आता है। इस वाक़ये को लहरों का नतीजा समझ के नज़रअंदाज कर देती है। उसी रात खानदान बैन की सालगिरह मनाता है। अचानक कैसी के बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है। वो उसे शहर के ऊपर छाए हुए खौफनाक काले बादल दिखाता है, लेकिन अचानक कॉल फ्रीज हो जाती है। कुछ ही देर बाद खानदान को बाहर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो समुंदर में कई व्हेल मछलियाँ नजर आती हैं। टॉम बताता है कि समुंदरी जानवर ज़मीन की मकनातीसी निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं। इसी लम्हे याट ज़ोर से हिलती है और बैन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि शायद कश्ती के नीचे कुछ हुआ है, इसलिए वो पानी में गोता लगाता है। वापस आने पर उसके जिस्म पर गहरा जख्म होता है। टॉम बताता है कि उसे पानी के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा सा जानवर उसके पीछे मौजूद हो। अब खानदान को अंदाजा हो जाता है कि सूरत-ए-हाल खतरनाक है। याट का इंजन भी खराब हो जाता है, रेडियो काम नहीं करता और फोन पर सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। खानदान समुद्र के बीच मुकम्मल तौर पर फंस जाता है। फिर अचानक आसमान से आग के गोले गिरते दिखाई देते हैं। पहले सब उन्हें शाबियाना समझते हैं, लेकिन टॉम को जल्द ही पता चलता है कि दरअसल ये तबाहशुदा सैटेलाइट्स हैं। अगली सुबह एक नाकाबिले यकीन मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। समुद्र का पानी पीछे हट चुका होता है। याट अब समुद्र में नहीं बल्कि खुश्क ज़मीन में फंसी होती है। टॉम कंपास देखता है और उसे मालूम होता है कि मकनातीसी कतब तब्दील हो चुके हैं। रेडियो के जरिए उन्हें एक आबदोज के कप्तान से राब्ता मिलता है। वो बताता है कि दुनिया में मकनातीसी तब्दीलियों की वजह से समुद्र पीछे हटा है, लेकिन पानी दोबारा वापस आने वाला है। कप्तान उन्हें अपने मकाम के बारे में बताता है और कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें जल्द अज जल्द ऊंची जगह तक पहुंचना होगा। हम खानदान को लेकर वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन असल खतरा अभी उनके सामने आना बाकी है। अगली सुबह एक अजनबी शख्स उनके करीब आता है। टॉम उसे पानी देने की कोशिश करता है, मगर वो शख्स अचानक हमला कर देता है। चंद लम्हों में टॉम मारा जाता है। जूलिया अपने बच्चों को लेकर याट के अंदर छुप जाती है। वो बच्चों को फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर हमला आवर से बचने की कोशिश करती है। वो शख्स याट में दाखिल होकर उन्हें ढूंढने लगता है। जूलिया बड़ी मुश्किल से बच निकलती है, लेकिन हमला आवर का कुत्ता उसे देख लेता है। अपनी जान बचाने के लिए जूलिया कुत्ते को मार देती है। अब वो अजनबी मजीद खतरनाक हो जाता है। वो जूलिया पर हमला करता है, लेकिन कैसी मौका देखकर फ्लेयर गन चला देती है और हमला आवर आग की लपेट में आ जाता है और याट भी में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों को लेकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन टॉम को खोने का दुख तीनों के अंदर से तोड़ देता है। पैदल सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें मुर्दा समुद्री जानवर, प्लास्टिक और समुद्र के नीचे छुपी हुई एक पूरी तबाहशुदा दुनिया नजर आती है। बैन की हालत बहुत खराब होने लगती है, क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम बच गया था। आखिरकार उन्हें एक तबाहशुदा जहाज मिलता है। वो अपनी रात वहां गुजारने का फैसला करते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रात को वही हमलावर दोबारा आ जाता है और इस पर जूलिया पहले ही तैयार होती है। वो हमलावर पर चाकू से वार करती है और आखिरकार उसे मार देती है। अगली सुबह उन्हें मालूम होता है कि उस शख्स के जिस्म पर अजीबोगरीब काटने के निशान थे, यानी कि इसका मतलब है कि इधर खतरनाक जानवर मौजूद हैं। कुछ देर बाद खानदान पर केकड़ों का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है। जूलिया अपने बच्चों के साथ भागती है और उन्हें एक कार्गो शिप नजर आता है। वो मदद की उम्मीद से वहां पहुंचते हैं, लेकिन जहाज पर मौजूद लोग उन्हें अंदर लेने से इनकार कर बच्चों को एक कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है, मगर खुद केकड़ों के हमले में जख्मी हो जाती है। किसी तरह वो ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन जहाज के अंदर मौजूद लोग भी उन खतरनाक जानवरों से बच नहीं पाए थे। बाद में जूलिया खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसके बच्चे आ जाते हैं। उन्हें एक कंटेनर में पानी की बोतलें और कुछ ज़रूरी सामान मिल जाता है। अब रेडियो के जरिए आप दोस्त के कप्तान से दोबारा रब्ता होता है। कप्तान उन्हें खबरदार करता है कि समुद्र तवक्का से कहीं ज़्यादा जल्दी वापस आने वाला है, यानी उनके पास सिर्फ चंद घंटे हैं। जूलिया और बच्चे फौरन अब दोस्त की तरफ रवाना हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें अब दोस्त नजर आ जाती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक और मुश्किल सामने आ जाती है। पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए अचानक चट्टानें टूटने लगती हैं। एक ज़बरदस्त लैंडस्लाइड होती है और जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। वो बच्चों को आगे जाने का हुक्म देती है, लेकिन कैसी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती। कुछ बहस के बाद बच्चे मजबूरन आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त के करीब पहुंचकर उन्हें कप्तान जख्मी हालत में मिलता है और जूलिया दोबारा अपनी माँ की तलाश करने लग जाती है। इसी वक्त उनकी माँ पर केकड़ों का झुंड हमला कर देता है।
وہ بندوق سے فائرنگ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ پھر اچانک سے کیسی اسے نظر آتی ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے۔ جولیا اپنی زخمی ٹانگ کے باوجود اوپر چڑھتی ہے اور بچوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تینوں آبدوز کو طرف دوڑتے ہیں۔ بین اوپر سے فائرنگ کرتا ہے تاکہ کیکڑے کچھ دیر دور رہیں۔ جولیا بچوں کو آبدوز کے اندر پہنچا دیتی ہے اور آخری لمحے میں خود بھی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ بیچ کو بند کر دیتی ہے اور عین اسی وقت سمندر واپس آ جاتا ہے۔ بڑی بڑی لہریں آبدوز کو زور سے اچھالنے لگتی ہیں۔ خاندان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیز آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے اور تینوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب جولیا کو ہوش آتا ہے داؤ سے باہر نکلتے ہیں اور ایک تباہ شدہ شہر دیکھتے ہیں، لیکن اس بار ان کے سامنے صرف تباہی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی امید بھی موجود ہوتی ہے۔